मार्ज मेरी बीवी का नाम है, जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था। यही कोई 1 साल पहले की बात है, जब मैं मार्केट से सौदा सुलफ लेने गया था। मुझे क्या पता था इतनी देर में मेरी कायनात उजड़ चुकी होगी। जब मैं वापस लौटा तो मेरा सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरी प्यारी बीवी, मेरी मोहब्बत मार्ज सीढ़ियों से गिर के मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। उसे सर पे शदीद चोट आई थी। अस्पताल ले जाने की भी जरूरत ना पड़ी, उसने वहीं दम तोड़ दिया। मैं घंटों उसका सर अपनी गोद में लिए रोता रहा। हमारी मोहब्बत की शादी थी और शादी को ज्यादा अरसा नहीं हुआ था कि वो मुझे यूं छोड़कर अपने आखिरी सफर पर रवाना हो गई थी। ये सानेहा मेरे लिए मौत के परवाने से कम नहीं था। उसका अलावा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। जिन लोगों को मार्ज की मौत की इत्तिला मिली, ताजियत के लिए चले आए। मार्ज की तदफीन भी मेरे जानने वालों ने की, वरना मैं उस हालत में कहा था। बार बार उसका मुस्कुराता चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं उसे दीवानावार पुकारने लगता। हम मियां बीवी में वालिहाना मोहब्बत थी। जिस कद्र मार्ज को मैं चाहता था, उसी कद्र वो मुझे चाहती थी। हमारी मोहब्बत की मिसालें दी जाती थीं। जिस वक्त उसे कब्र में उतारा गया, मैं उसकी मैयत से लिपट गया और ढाढ़े मार मार कर रोने लगा। मार्ज के अलावा मैं किसी औरत का ख्याल तक ज़हन में ना ला सका। दफ्तर से रोज बरोज छुट्टियों की वजह से नौकरी चली गई। रो रो कर सेहत खराब हो गई। उसे वापस पाने का जुनून अब मेरे सर पर सवार होने लगा। अब मैं हर लम्हा यही सोचता रहता कि मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ। चुनाचे मार्ज की मोहब्बत में अंधा होकर मैं एक ब्लैक मैजिक के आमिल के पास जा पहुंचा। उसने एक भारी रकम के बदले मेरा काम करने का वादा कर लिया। मैंने उसके बताए हुए तरीके पर अमल किया, जो एक अलग कहानी है। मैं ज्यादा तफसील में जाने की बजाय मतलब की बात करूंगा। मुझे आज भी याद है, वो पूरे चांद की रात थी जिस वक्त मैंने मार्ज की कब्र खोलकर ताबूत का ढकना हटाया। उसका साफ शफ्फाफ चेहरा मेरे सामने था। चांद की रोशनी में मैं उसके जिंदगी से आर चेहरे को देखता। उसके चेहरे से बला का इत्मीनान झलक रहा था। मुझे उस पर बेतहाशा प्यार आ गया। बहरहाल मैंने उसे उठाकर कंधे पे डाला और घर आ गया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। काश मुझसे वो गलती सरजद ना होती। मुझे जो कुछ जैसा भी करने को कहा गया था, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और ठीक 4 घंटों बाद उसके जिस्म में हरकत हुई। मेरी मार्ज ने आंखें खोल दी। मैं बच्चों की तरह तालियां बजाने लगा, जैसे कोई खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर मार्ज को गले लगा लिया। मार्ज का जिस्म निहायत सख्त और सर्द था। उसके जिस्म में पहले जैसी हरारत मैंने महसूस नहीं की। मार्ज की काली सियाह आंखें पहले से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई थीं, उनकी सफेदी खत्म हो गई थी। मगर मुझे इन बातों से कोई सरोकार न था। मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत मुझे वापस मिल गई थी, जिसके लिए मैंने बहुत भाग दौड़ की थी। पैसा पानी की तरह बहा दिया था, तो और मुझे क्या चाहिए था। मैं मार्ज का हर तरह से ख्याल रखने लगा, उसे दुनिया वालों की नजरों से बचा के रखता। मार्ज पहले बहुत मोहब्बत करने वाली लड़की थी, जो हर वक्त हंसती खिलखिलाती रहती थी। मगर अब वाली मार्ज के जिर्द चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती, वीरानी और बेरहमी छाई रहती थी। मैं हमावक्त उसे खुश करने की कोशिशों में लगा रहता, मगर वो खुश होकर न देती। एक रोज अचानक उसने मुझसे अजीब सी फरमाइश करके मुझे सन्नाटे में डाल दिया। मैं बगौर उसके चेहरे को देखता रहा, जहां पहली बार मैंने उसके होंठों पे मुस्कुराहट देखी थी। उसने मुझसे इंसानी गोश्त खाने की फरमाइश की थी, साथ में इंसानी खून से प्यास बुझाने की। यह सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। वह मुझे अजीब नजरों से इंतहाई गौर से देख रही थी, गोया मुझसे मेरी मोहब्बत का सबूत मांग रही हो।
न जाने किस तरह मैंने मार्च को खुश करने के लिए हामी भर ली और वह खुशी से मुंह फाड़कर खखे लगाने लगी। मैं उसे फटी फटी निगाहों से देखता रहा। आज बहुत अरसे बाद उसके चेहरे पे हंसी आई थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना सख्त काम तो मुझसे आमिलों ने भी न कराया था जो मैं अब करने जा रहा था। न जाने किस ताकत के जेरे असर मैं हाँ कहने पर मजबूर हो गया था। शायद ये मेरी मार्च से वालिहाना मोहब्बत थी जिसमें मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दे। मैंने मार्च से ऐसी फरमाइश करने की वजह न पूछी, क्योंकि मुझे मालूम था एक तवील नींद से जागने के बाद ये उसकी जरूरत है। मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहता था, क्योंकि जब वह मुझे दोबारा मिली थी तो खुश नहीं थी और मैंने उसे खुश करने की ठान ली थी। ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने मार्च के लिए ये सब करने की ठानी। और एक रोज अपने एक दोस्त को घर खाने पर मदऊ कर लिया। वह खुशी खुशी राजी हो गया, क्योंकि वह जानता था मैं मार्च के बाद कितना अकेला हो गया हूँ और तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती है। लिहाजा मुझे किसी साथी की जरूरत है। उस बेचारे को क्या मालूम था कि मैंने अपनी मोहब्बत वापस हासिल कर ली है और आज वह उसी मोहब्बत की खुराक बनने के लिए मेरे घर खाने पे मदऊ है। मैं मार्च की मोहब्बत में इस कदर खुदगर्ज हो जाऊंगा मुझे पता न था। खाने के दौरान वह मुझसे दोस्ताना गुफ्तगू करता रहा। मैं भी हंसी मजाक में उसका भरपूर साथ देता रहा, मगर अंदर ही अंदर कोई नादीदा ताकत मुझे कह रही थी मैं जो करने जा रहा हूँ वो सही नहीं है, गलत है, इंसानियत का कत्ल है। ये तमाम आवाजें उस वक्त दब के रह जाती जब कमरे के अंदर खड़ी मर्स को देखता जो दरवाजे की आड़ से मुझे रहमतलब नजरों से देख रही थी। गोया ये खुराक उसके लिए इतनी ही जरूरी थी जितनी इंसान के लिए सांस। उसे अपनी जानिब यूं घूरता देखकर मेरे ज़मीर और मेरी दोस्ती पर मोहब्बत गालिब आ जाती। आखिर को मैंने उसे बड़ी मेहनत से हासिल किया था। अगर मैं उसके लिए इतना भी न कर सकता तो लानत थी मेरी मोहब्बत पे। लिहाजा अगर यही मोहब्बत का इम्तिहान था तो मुझे पूरा उतरना था। मैंने अपने अंदर एक नए अज़्म और हौसले को महसूस किया और इत्मीनान से बैठ गया। मार्च बेचैनी से कमरे में इधर से उधर टहल रही थी। उसका अंदाजा मुझे कुछ वक्फे से पैदा होने वाली आवाज से हो रहा था। जब वह अपना हाथ बेसब्री से दरवाजे पर मारती थी, गोया वह अपनी बेबसी का इजहार कर रही थी, क्योंकि मैंने बहुत जोर देकर उसे अपने दोस्त के सामने आने से मना किया था और अब एक तवील इंतजार उसे कोफ्त में मुब्तला कर रहा था। वह मेरे इशारे की मुंतजिर थी। कमरे के अंदर पैदा होने वाली आवाजों पर मेरे दोस्त ने कोई खास ध्यान नहीं दिया था। वह मेरा बेहद पुराना दोस्त था। उसे इस बात की हरगिज तवक्को नहीं थी कि इस घर में कोई तीसरा फर्द भी मौजूद है, और वह कोई और नहीं, वह मार्च थी जिसके हाथों थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत होनी थी। खाने के बाद मैंने दोस्त के सामने 2 पेग रखे जिन्हें वह घटाघट हलक से उतारने लगा। गिलास खाली होने के बाद मैंने उसे 2 पेग मजीद पिलाए, जिसकी बदौलत वह जल्द ही नशे में धुत होकर उलफुल बकने लगा। मैंने पेग का एक गिलास भी नहीं पिया था, इसलिए मुझे नशा नहीं था। कुछ ही देर बाद वह नशे में डूबा खर्राटे लेने लगा और मैंने आगे बढ़कर मार्च को कमरे से बाहर आने की इजाजत दे दी, जो न जाने कब से उस घड़ी का इंतजार कर रही थी। इजाजत मिलने पर उसके चेहरे पे खुशी की तवील मुस्कुराहट रक्स कर गई, जिसने मेरे जिस्म व जान में नई जिंदगी दौड़ा दी। उसी मुस्कुराहट के लिए ही तो मैंने सब कुछ किया था, और उस मुस्कुराहट के लिए मैं ऐसी कैसी कुर्बानियां दे सकता था। चुनांचे मैंने मार्च को अपना काम करने की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही वह कमरे से बाहर आ गई और मैं एक कोने में खड़ा होकर सब देखने लगा। मार्च ने अपना मुंह उसके नरखरे से लगाया और अपने दांत पूरी कुव्वत से गाड़ दिए। फिर लबालब उसका खून पीने लगी।
मैं फटी फटी निगाहों से सारा मंजर देख रहा था। उसने उस कदर सफाई से खून पिया कि एक कतरा भी नीचे नहीं करने दिया। उस वक्त मार्च मुझे मार्च नहीं, कोई बदरूह लग रही थी जो बड़े मजे से इर्द गिर्द से बेनियाज एक इंसान का खून पीने में मसरूफ थी। मेरा दोस्त नींद में ही न जाने कब जिंदगी की बाजी हार चुका था। अब मार्च उसका गोश्त नोच नोच कर खाने लगी। उसने अपने कपड़ों में अड़सी हुई छुरी निकाली और किसी माहिर कसाई की तरह लाश के टुकड़े करने लगी। वह मेरी तरफ से बिल्कुल बेखबर थी या जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी। उसने लाश के दोनों बाजू अलहदा कर लिए और फिर बड़े मजे से चबाने लगी। उधर मैं हैरत की तस्वीर बना खड़ा था। मजबूत असाब का मालिक होने के बावजूद मेरी टांगे कांप रही थीं। मैं तो इस बात पे भी हैरान था कि वह कच्चा गोश्त और वह भी इतनी मिकदार में खा कैसे रही है। मुझसे अब और देखा न गया और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला आया। कितनी ही देर खुद को मलामत करता रहा और रोता रहा। फिर मुझे कुछ होश न रहा और मैं नींद की वादियों में डूबता चला गया। किसी के नर्मोनाजुक हाथों ने मुझे छुआ तो मेरी आंख खुल गई। यह मार्च थी जो बड़े प्यार से मेरे बालों को सहला रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। न जाने मार्च को क्या हो गया था। ये वो मार्च नहीं थी जिसे मैं जानता था, या फिर ये मेरी मार्च थी ही नहीं। मैं अक्सर मार्च को उसका माजी याद दिलाता रहता कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। तुम मेरे लिए मजे मजे के खाने बनाया करती थी। वह सारी बातें सुनती रहती और मुझे चुपचाप अपने सपाट चेहरे के साथ घूरती रहती, गोया उसे अपने माजी की कोई बात याद ही न हो। मैं सर्द आह भर कर रह जाता। बहरहाल दिन गुजरते गए। तरह तरह के ख्यालात दिलो दिमाग में सर उठा रहे थे। दिल मोहब्बत के हाथों मजबूर था और मेरे इस कदम को सही कह रहा था, जबकि उसके बरक्स दिमाग मुझे बार बार गलत कह रहा था। दिल और दिमाग में जंग की सी कैफियत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मार्च के जिस्म में उसकी अपनी रूह है या कोई और शैतानी बदरूह उसके जिस्म में हलूल कर गई है। मैंने यह सोचकर खुद को पुरसुकून कर लिया कि जो होना था वो हो गया। अब आइंदा वह कोई ऐसी घटिया फरमाइश नहीं करेगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो बला मैंने घर में पाल रखी है वह मुझे ही नुकसान पहुंचाएगी। मार्च के इस रवैये के बारे में उस आमिल ने कुछ नहीं बताया था कि वो वापस जागने के बाद ऐसी कोई चीज तलब करेगी। उन्होंने मेरी मार्च मुझे वापस लौटा दी थी। गोया उनका काम अब खत्म हो गया था। अब आगे मैं जानूं, मेरा अल्लाह जाने। अब मैं उसमें वाज़ेह तब्दीली महसूस कर रहा था। मैं रात को सोने की तैयारी कर रहा था जब मैंने मार्च को दरवाजे में खड़े हुए पाया। उसकी आंखों में मेरे लिए वाल्हाना मोहब्बत थी। वो गालिबन मेरे इस काम से खुश हुई थी। उसे खुश देखकर मेरे असाब ढीले पड़ गए। मार्च अब बदल गई थी। अब वो मेरा खाना पकाने लगी थी, कपड़े धोकर प्रेस करती, ग्रिज़िए की घर के सारे काम करने लगी थी। मार्च के अंदर ये तब्दीली मेरे लिए खुशगवार हैरत का बाइस थी। अगर एक जिंदगी कुर्बान करके मैं उसे बदलने में कामयाब रहा था तो मैं बिल्कुल भी नादिम नहीं था। मुझे अब यकीन हो गया कि ये मेरी मार्च ही है, ना कि कोई शैतानी रूह। मुझे लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मगर मेरी ये ख्वामख्याली ही साबित हुई। कुछ दिन बाद उसे फिर इंसानी गोश्त की तलब हुई और उसने मुझे फिर से एक इंसान लाने का कहा। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं तो समझा था कि अब वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी, मगर वो जैसे मेरी खिदमत करके उसका बदला मांग रही थी। बालखिर मुझे ये करना ही पड़ा। इस बार मैंने किसी मजबूर और गरीब शख्स को शिकार बनाने का फैसला किया। मैं घर से निकला तो थोड़ी ही दूर एक नौजवान कूड़े के डिब्बे से खाने पीने की अशिया ढूंढ रहा था। मैंने उसे कहा, चलो मेरे घर, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। वो बेचारा भूख से मजबूर मेरे साथ चल दिया।
घर लाकर मैंने उसके सामने खाना रखा। वो कई दिन से भूखा था, खाने पर टूट पड़ा। मैंने खाने के अंदर बेहोशी की दवा पहले ही मिला दी थी। जब वो खा चुका तो मैंने कहा चाय पीकर जाना। उसने सर हिला दिया। मैं उठकर किचन में चला गया और बर्तन धोने लगा ताकि दवा अपना काम कर सके। जब मैं वापस आया तो वो गहरी नींद में था। मैंने मार्च को इशारा किया तो वो कमरे से भागती हुई आई और उससे चिमट गई। मैं कमरे से बाहर आ गया। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। न जाने कितनी देर लगी मार्च को अपना काम करने में, मुझे कुछ खबर न थी। मुझे तो उस वक्त पता चला जब वो बेडरूम में आई। मैंने एक झटके से आंखें खोल दी। वो दुनिया भर का प्यार आंखों में समेटकर मुझे देख रही थी और फिर मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। काफी दिन आराम और सुकून से गुजर गए। मार्ज ने भी दोबारा ऐसी कोई फरमाइश नहीं की जिससे मैं खुश था। वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी, अपनी तमामतर मोहब्बत मुझ पर निछावर करती रहती। मुझे तो अब जरा भी एहसास नहीं होता था कि मैंने उसे मौत के मुंह से निकाला है, बल्कि अब यही एहसास रहता गोया वो मुझसे कभी बिछड़ी ही नहीं। अब मुझे कोई ख्वाहिश नहीं थी, बच्चों की भी नहीं। बहरहाल यूं ही एक माह और गुजर गया और अब मैं उसकी बदलती कैफियत महसूस कर रहा था। वो कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर बात पर मुझसे लड़ने लग जाती। जब मैं वजह पूछता तो कहती, आपको मेरा ख्याल ही नहीं है। मैं हैरान रह जाता। एहसास नहीं है मुझे? ये अल्फाज मुझे सोचों के भंवर में फंसा देते। मैं तो हर तरह से उसका ख्याल रखता था। एक दिन हस्बे मामूल वो मुझसे झगड़ा करने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने जोर देकर पूछा तो बालखिर उसके दिल की आवाज जुबान तक आ गई। वो कह रही थी, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। इतने दिनों से मैंने इंसानी गोश्त नहीं खाया तो तुमने भी इसका एहसास नहीं किया। तुम अपनी भूख मिटा लेते हो लेकिन मेरा ख्याल नहीं रखते। मैं जो पहले ही गुस्से में था, मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके रुखसार पे जड़ दिया। वो लड़खड़ाकर शेल्फ पर झुक गई। उसकी नाक से खून बहने लगा। मैंने नजरअंदाज करते हुए 2 और लगा दिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं तो उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता था। उसका होंठ फट चुका था। फिर जैसे मुझे होश आ गया। ओह खुदाया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं खुद से ही सवाल करने लगा। मैं उसके करीब चला गया, उसके आंसू पोंछे और गले से लगा लिया। लेकिन अब मैं खुद से अज़्म कर चुका था कि अब अपनी मोहब्बत के लिए किसी बेगुनाह की जान नहीं लूंगा। लिहाजा मैं उसे समझाने लगा, देखो तुम इंसान हो, कोई जानवर या दरिंदा नहीं हो। लिहाजा अब तुम्हें अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी। वो चुप रही। मैं उसे उठाकर बेडरूम में ले आया और बेड पर लिटा दिया। मुझे सारी रात नींद नहीं आई थी। सुबह वो उठी और मेरी तवक्को के बरक्स मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते के बाद उसने मुझसे माफी भी मांगी और मैंने फ्राकदिली का मुजाहिरा करते हुए उसे माफ कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये 2 दिन बाद का वाकया है। हम दोनों टीवी पर एक डरावनी फिल्म देख रहे थे कि अचानक आदमखोरों के इंसानों को खाने का सीन चलने लगा। मार्च के चेहरे पे एक रंग आके गुजर गया। वो बेचैन सी होने लगी। उसकी हालत बिगड़ने लगी। मैंने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। कुछ ही देर में वो नॉर्मल होकर उठी और दूसरे सोफे पर जाके बैठ गई। मैंने टीवी फिर से चला दिया, लेकिन इस बार मूवी की बजाय खबरें सुनने लगा। वक्फे से मैं मार्च को भी देख रहा था। बज़ाहिर तो नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों की सफेदी खत्म हो गई थी। मुझे उसकी आंखों की तपिश अपने चेहरे पे महसूस हुई। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देख के मुस्कुरा रही थी।
मैंने दो नुकीले दांत होठों से बाहर देखे। तभी मुझे खतरे का अंदाजा हुआ। मैं अपनी जगह पे सीधा हुआ ही था कि वो मुझ पे झपटी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई आहनी सलाख मेरे जिस्म में पेवस्त हो गई है। उसके दांत मेरी कलाई में घुस गए थे। मैं दर्द की शिद्दत से कराह कर रह गया। मैंने एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पे रसीद कर दिया। उसे कोई फर्क ना पड़ा और वो मेरे पीछे लपकी। मैं कमरे से बाहर निकला और बाहर से कुंडी लगा दी। अब वो अंदर लॉक हो गई थी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कलाई से खून निकलकर कपड़ों को सुरख कर रहा था। फिर मेरे ज़हन को एक और झटका लगा। फर्स्ट एड का बॉक्स उसी कमरे में था जिसके अंदर मर्ज अपनी तमामतर हौलनाकी के साथ मौजूद थी। खून बहुत ज्यादा बह रहा था। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह खून का बहाव रोक सकूं, लेकिन कामयाब न हो सका। अगर बाहर रहता तो मौत थी, अंदर जाता तब भी मौत थी। अगर बाहर जाके किसी से मदद मांगता तो ये भी नामुमकिन था, क्योंकि रात का तकरीबन 1 बज रहा था। कमरे में गहरी खामोशी थी। मुझे लगा वो सो गई है या फिर बेहोश हो चुकी है। फिर मैंने एक फैसला किया। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये मर्ज नहीं है। अब मैं इस बला को वापस भेजने के लिए तैयार हो गया जहां से ये आई थी। मैं किचन में गया और एक तेज धार छुरी उठा ली। छुरी की मदद से बाहर लटके हुए पर्दे का एक हिस्सा फाड़कर अलग कर लिया। उस कपड़े के जरिए जख्म को अच्छी तरह लपेट लिया। अब मैंने कमरे का दरवाजा खोला और आहिस्ता से आगे बढ़ने लगा। वो मुझे कमरे में कहीं नजर नहीं आई। यकदम पीछे से किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। ये मार्च थी जो दरवाजे के पीछे छिपी खड़ी थी। मैं उसकी होशियारी पर अंगुश तब दंदा था। उसने फिर उसी ज़मी बाजू को निशाना बनाया। मैंने एक झटके से अपना बाजू आजाद करा लिया। मार्च की वहशत में कोई कमी नहीं आई। उसने मुझ पर दोबारा हमला करना चाहा, पर अब मैं तैयार था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने हाथ में पकड़ी हुई तेज धार छुरी एक झटके से उसकी गर्दन पर फेर दी। वार बहुत कारी था। उसकी आधी से ज्यादा गर्दन कट चुकी थी, पर आंखों में अब भी खौफ नहीं था। मैंने दूसरा वार मार्च के पेट पर किया। 10 इंच की छुरी नरम जिल्द को काटती हुई सारी की सारी अंदर घुस गई। उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। कुछ देर में वो साकित हो गई। मार्च का खूबसूरत चेहरा देखकर मैं एक बार जज्बाती हो गया। उसका सर अपनी गोद में रखकर न जाने कब तक रोता रहा। वो फटने वाली थी। मैं जल्दी से उठा। हाथ की मरहम पट्टी के बाद लाश को पॉलिथीन के एक बैग में डाला और जाकर उसी कब्र में दफन कर दिया। मेरा ज़ब्त एक बार फिर जवाब दे गया और मैं वहीं बैठ के रोने लगा। लोग अपने महबूब को एक बार भी दफनाने की जुर्रत नहीं करते और मैंने दूसरी बार दफनाया था। मेरा दिल गम से फट रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा था। अब मुझे ये तो यकीन हो चुका था कि मर्ज अब मर चुकी थी जिस दिन वो पहली मर्तबा कब्र में उतारी गई थी, और बाकी की जिंदगी मुझे इस हकीकत और उसकी यादों के सहारे गुजारनी थी।